यूरोप अब चीन के साथ संबंध समाप्त कर चुका है, जिससे बीजिंग को लगभग $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है। यू चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है। अक्सर हमारी कंपनियां विदेशी बाजारों से बाहर कर दी जाती हैं या शिकाराना प्रथाओं का शिकार होती हैं। हम चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं को नहीं भूले हैं। चीन ने यूरोपीय आयोग के उसके इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी की जांच के फैसले की कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी टैरिफ के कारण चीन के बाजार तबाह होने पर बीजिंग यूरोप की ओर भागा। उम्मीद थी कि वहां उसे स्वागत और बड़े सौदे मिलेंगे। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शानदार सम्मेलन हो रहे थे और बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन हनीमून अब खत्म हो चुका है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने चीन के साथ संबंधों में बदलाव किया है। वह चीनी निर्यात घटा रहा है, संदिग्ध व्यापार की जांच कर रहा है और चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित कर रहा है। यह परिवर्तन चीन को विश्व के सर्वाधिक विशाल बाजारों में से एक से पृथक कर रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरोप को अपनी जीवन रेखा माना था, परंतु अब उसे कड़वा सच झेलना पड़ रहा है। तो आखिर यूरोप की बगावत की वजह क्या थी और इसका दुनिया के आर्थिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस अफरा तफरी को समझते हैं। यूरोप में चीन की स्थिति इस समय काफी कठिन दिख रही है। आइए सबसे हालिया खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण कदमों से शुरुआत करते हैं, जो यह दिखाते हैं कि यूरोप का माहौल कैसा है। जून 2025 में यूरोप ने चीनी कंपनियों को ईयू में मेडिकल डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट्स पाने से रोककर एक बड़ा झटका दिया। चीन को अपनी कंपनियों को संदिग्ध सौदों में फायदा पहुंचाते हुए पकड़ा गया है और अब यूरोप ने इसे नजरअंदाज करना बंद कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ अस्पताल के उपकरणों से कहीं बड़ा है। ईयू भी चीनी टिनप्लेट, टायर और भारी मशीनरी पर भारी टैरिफ लगाकर जवाब दे रहा है। यह स्थानीय व्यवसायों को चीन के सस्ते सामान की बाढ़ से बचाने के लिए किया जा रहा है। यूरोप तेमू और शिन जैसी साइट्स से आने वाले सस्ते आयात पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है, ताकि चीन का ई-कॉमर्स दबदबा खत्म हो सके। यूरोप इसे डी रिस्किंग कहता है, लेकिन असल में यह चीन की आर्थिक पकड़ से आजाद होने के बारे में है। बीजिंग ने यूरोप के पोर्क और डेयरी पर कमजोर जांच शुरू कर गुस्सा दिखाया है, लेकिन साफ है कि शी जिनपिंग घबरा गए हैं। यह लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है। यूरोप चीन की तकनीक पर प्रतिबंध लगा रहा है। जर्मनी ने चीनी जासूसी के डर से हुआवेई को अपने 5G नेटवर्क से बाहर कर दिया है। ईयू चीनी इलेक्ट्रिक कारों और विंड टर्बाइनों की जांच कर रहा है। उन्हें चिंता है कि ये डेटा चुराने के लिए सेट किए गए हैं। वे चीन की पकड़ से लिथियम जैसी महत्वपूर्ण सामग्री को छुड़ाने की होड़ में भी लगे हुए हैं, जिसे चीन एक लालची दानव की तरह जमा करता है। हम इस पर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यूरोप चीन के शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर कर रहा है और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है। ईयू ताइवान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, जैसे कि संदेश पहले से ही काफी स्पष्ट नहीं था। चीन को दक्षिण चीन सागर में भारत द्वारा युद्धपोत गश्त भेजने से परेशानी हो रही है। जून में शपथ लेने वाली जर्मनी की नई सरकार दबाव बढ़ाने के लिए तैयार है। यूरोप मजबूती से खड़ा है। यूरोप के बाजारों के लिए चीन की बेताबी महज महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का प्रश्न है। अमेरिका द्वारा चीनी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर 125% टैरिफ लगाने के बाद 2025 की शुरुआत में बीजिंग का अमेरिका को निर्यात बुरी तरह गिर गया। यह उन अरबों का नुकसान है उस देश के लिए जिसकी फैक्ट्रियों को लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए लगातार चलना जरूरी है। यूरोप की $1 ट्रिलियन की मार्केट खोई हुई बिक्री को बदलने के लिए एकदम सही जीवन रेखा जैसी लग रही थी। चीन को लगा था कि सस्ते प्रोडक्ट्स और बड़ी परियोजनाओं से वह ईयू को लुभा सकता है, ताकि उसकी इकोनॉमी चलती रहे। बीजिंग की योजना विफल हो रही है और उसे कठिन तरीके से यह सीखना पड़ रहा है कि यूरोप उसका समर्थन नहीं करेगा। ईयू अब लाल कालीन के बजाय जवाबी कार्रवाई कर रहा है। चीन अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है, पर सवाल है, हम यहाँ कैसे पहुंचे? यूरोप के दूर जाने के कारणों को समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों में हुई घटनाओं पर ध्यान देना होगा। यह सब 2018 में शुरू हुआ था, जब चीन को अमेरिका के साथ परेशानी हुई थी। हालांकि प्रतिक्रियाएं हाल की हैं। यह तब था जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में चीनी सामानों पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था। इससे चीन के लिए अमेरिका में स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना मुश्किल हो गया। चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर है, इसलिए यह उसके लिए बड़ा झटका था। अमेरिकी बाजार में मुश्किलों के कारण चीन को अपने उत्पादों के निर्यात और फैक्ट्रियों के संचालन के लिए नए स्थान की आवश्यकता है। तब उसने यूरोप की ओर ध्यान दिया। यूरोप एक आदर्श साझेदार प्रतीत होता है। यह दुनिया के सबसे अमीर बाजारों में से एक है, जहां लोग कारों, कपड़ों और हाईटेक गैजेट्स सहित सब कुछ खरीदते हैं। चीन ने इसमें अमेरिका के साथ अपनी परेशानियों के कारण बने खालीपन को भरने का मौका देखा। बीजिंग ने यूरोप को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया।
यह सिर्फ ज्यादा सामान बेचने की नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा रिश्ता बनाने की बात थी जो भविष्य में चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत रख सके। शुरुआत में यूरोप इस विचार के लिए तैयार था। चीन और यूरोपीय संघ ने पारस्परिक व्यापार को सुगम बनाने हेतु वार्ता प्रारंभ की। दोनों पक्षों के नेताओं ने मिलकर बड़ी बैठकों में योजनाएं बनाई। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के अवसर नहीं, बल्कि पैसे और सहयोग पर गंभीर विमर्श थे। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वैश्विक व्यापार को सहज बनाने के लिए सड़क, बंदरगाह और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की एक बड़ी योजना है। यूरोप इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चीनी कंपनियों ने यूरोपीय परियोजनाओं में पैसा लगाया, जैसे कि ग्रीस के बंदरगाहों को अपग्रेड करना ताकि वहां ज्यादा जहाज आ सके। उन्होंने सर्बिया में ऐसी ट्रेन लाइनों पर काम शुरू किया जो यूरोप और एशिया को जोड़कर सामान ढुलाई तेज करेंगी। इन परियोजनाओं ने काफी ध्यान आकर्षित किया। ग्रीस में बंदरगाह सौदे का मतलब था ज्यादा नौकरियां और व्यस्त डॉक, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे देश के लिए फायदेमंद था। यूरोपीय नेताओं ने चीनी निवेश द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का प्रयास किया। कार और मशीनरी निर्माता जर्मनी इसमें विशेष रूप से रुचि रखता था। BMW और मर्सिडीज जैसी जर्मन कंपनियां पहले से ही चीन में लाखों वाहन बेच रही थीं। वे सच में चाहते थे कि वह बाजार लगातार बढ़ता रहे। उनके अनुसार यदि चीन यूरोप में निवेश करता तो यह यूरोपीय व्यवसायों के लिए अधिक फैक्ट्रियों, नौकरियों और बिक्री का अवसर होता। फ्रांस भी इसके पक्ष में था, परंतु अलग कारणों से। फ्रांसीसी कंपनियां वाइन, परफ्यूम और डिजाइनर कपड़े बनाती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें चीन के बढ़ते मिडिल क्लास लोग खरीदना शुरू कर रहे थे। चीन के साथ और नजदीकी संबंध का मतलब था कि फ्रांसीसी ब्रांड्स और भी ज्यादा बेच सकते थे। एक बड़ा प्लान था कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका उद्देश्य यूरोपीय कंपनियों के लिए चीन में व्यापार और चीनी कंपनियों के लिए यूरोप में निवेश करना सरल बनाना था। दोनों पक्षों ने वर्षों तक वार्ता की और कुछ समय लगा कि समझौता हो गया है। माहौल सकारात्मक था और ऐसा लगा कि चीन और यूरोप कुछ दीर्घकालिक बना रहे हैं। समझौते बनते समय परेशानी के संकेत दिख रहे थे। चीन यूरोप में सिर्फ पैसा ही नहीं भेज रहा था, वह सामानों की बांट भेज रहा था। 2023 तक चीनी उत्पाद यूरोप में हर जगह थे, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक। तब से स्थिति और बिगड़ी है। 2025 में अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के कारण चीन ने अपने निर्यात यूरोप की ओर मोड़ दिए और उन बाजारों को पूरी तरह भर दिया है। बाढ़ से स्थानीय बाजारों पर असर पड़ा है, जिससे कारोबार ठप हो गया है। यह धीरे धीरे नहीं हुआ। ये एक विशाल लहर है जिसने लोगों को चिंतित कर दिया है। बाजार में बाढ़ सभी उद्योगों में आई है, ऑटोमोटिव उद्योग भी शामिल है। आइए इलेक्ट्रिक कारों पर चर्चा करें। चीनी कंपनियों BYD और गीली ने यूरोप में भारी प्रभाव बनाया है, जो चिंताजनक है। बाजार में प्रवेश करते ही उन्होंने इलेक्ट्रिक कारें इतनी सस्ती कीमतों पर बेचीं कि यूरोपीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाईं। उदाहरण के लिए एक BYD इलेक्ट्रिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल की कीमत वॉक्सवैगन या टेस्ला के समान मॉडल से 20% कम हो सकती है। चीनी सरकार द्वारा कंपनियों को भारी सब्सिडी देने के कारण वे ऐसा कर पा रहे थे। यूरोपीय खरीदारों के लिए सस्ती कार एक आकर्षक विकल्प थी, परंतु यूरोपीय कार निर्माताओं के लिए यह एक विपत्ति है। अप्रैल 2025 में चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों के पास यूरोप के EV बाजार का 8.9% हिस्सा था। सिर्फ आपको यह समझाने के लिए कि यह कितना बड़ा है, यह लगभग ऑडी और टेस्ला के संयुक्त हिस्से से भी बड़ा है। मासिक बिक्री में BYD ने पहली बार यूरोपीय EV बाजार में टेस्ला को पछाड़ दिया है। अप्रैल में इसने 7,231 यूनिट्स बेची, जबकि टेस्ला ने 7,165 यूनिट्स बेची। क्या आप यहाँ एक ट्रेंड देख रहे हैं? चीन हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसा बाजार में दबदबा यूरोप के लिए बिना परिणामों के नहीं होता। जर्मनी में हजारों लोगों को रोजगार देने वाली वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों की बिक्री घटने लगी है। कार के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्रियों को और भी ज्यादा झटका लगा, साथ ही कई अन्य यूरोपीय उद्योगों को भी। वर्तमान दर पर पोर्शे, VW, ऑडी और वोल्वो जैसे कई निर्माताओं द्वारा बड़े पैमाने पर कटौती की घोषणा के कारण दसियों हजार नौकरियां चली गई हैं। अन्य उद्योगों पर भी दबाव था। चीन का स्टील इतना सस्ता है कि यूरोपीय निर्माता टिक नहीं पा रहे हैं। इटली में छोटी फैक्ट्रियां जो मशीनरी बनाती हैं पहले ही बंद होना शुरू कर चुकी हैं। पोलैंड में श्रमिक और निर्माण क्षेत्र अपनी नौकरियों को लेकर चिंतित हैं। 2024 के आंकड़े बताते हैं
कि चीन ने यूरोपीय संघ को 100 अरब का सामान भेजा और यूरोप का सबसे बड़ा आयातक बन गया। लेकिन यूरोप चीन को उतना सामान वापस नहीं बेच रहा था। व्यापार घाटा चौंकाने वाला 330 अरब डॉलर था। यह 2023 के 320 डॉलर बिलियन घाटे से अधिक है, परंतु 2022 के रिकॉर्ड 427 बिलियन घाटे से कम है। यह यूरोप से चीन में पैसा जाने का एक स्पष्ट पैटर्न है। यह असंतुलन अंततः यूरोपीय नेताओं को भयभीत कर रहा है। उन्हें डर है कि चीन के आधिपत्य से भारतीय उद्योगों के नष्ट होने का खतरा है। बदलते मूड पैसों तक ही सीमित नहीं है। एक और बड़ी चिंता रही है, अगर यूरोप चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए तो क्या होगा। चीन वैश्विक बैटरी उत्पादन का 70% नियंत्रित करता है और यूरोप के अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन चीनी बैटरियों पर निर्भर हैं। अगर चीन ने व्यापारिक विवाद के दौरान सप्लाई रोक दी तो यूरोप की कार इंडस्ट्री पूरी तरह ठप हो सकती है। यही बात उन चीनी उपकरणों पर भी लागू होती है जिनकी यूरोप के अस्पतालों को जरूरत है। यह सिर्फ कोई बेवजह की चिंता नहीं है। कोविड-19 के दौरान यूरोप ने सीखा कि जरूरी सप्लाई के लिए एक ही देश पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। चीन ने खुद की कमी होने पर मास्क और दवाएं अपने पास रखी, जिससे यूरोप संकट में आ गया। यूरोपीय नेताओं ने चीन के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया है। कई यूरोपीय बीजिंग के साथ साझेदारी को लेकर सतर्क हैं। यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक हालिया सर्वे के अनुसार 11 ईयू देशों में औसतन केवल 4% लोग चीन को सहयोगी मानते हैं। 37% लोग इसे प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन मानते हैं। फ्रांस जैसे देशों में, जहां स्थानीय व्यवसायों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, राजनेता खुलकर बोल रहे हैं। मरीन ले पेन, एक प्रमुख फ्रांसीसी राजनेता, फ्रांसीसी नौकरियों की रक्षा के लिए चीनी सामानों पर रोक लगाने की वकालत करती रही हैं। जर्मनी के चांसलर जैसे मध्यम विचारधारा वाले नेता भी मान रहे हैं कि व्यापार असंतुलन एक समस्या है। वे कह रहे हैं कि यूरोप को अपने कामगारों के लिए खड़ा होना चाहिए और चीन को हावी नहीं होने देना चाहिए। यह नया रवैया उन दिनों से भिन्न है जब यूरोप चीनी निवेश को लेकर उत्साहित था। सख्त नियम और ठंडे रिश्तों की नींव पड़ रही है। यूरोप इन मुद्दों से जूझते हुए अमेरिका और दबाव डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उनकी नई व्यापार नीति शुल्कों पर आधारित है। उनका उद्देश्य चीनी उत्पादों को अमेरिका में अधिकतम महंगा बनाना है। फिलहाल वह कुछ चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 125% और स्टील पर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुक रहे हैं। वह दूसरे देशों को, जिसमें यूरोप भी शामिल है, एक सौदा पेश कर रहे हैं। प्रस्ताव सीधा है। यदि आप अपने बाजारों में चीनी सामानों को सीमित करते हैं तो अमेरिका आपके निर्यात पर शुल्क कम करेगा। उदाहरण के लिए, अगर यूं चीनी स्टील पर सीमा लगाता है तो अमेरिका यूरोपीय कारों या वाइन पर शुल्क घटा सकता है। यह एक लुभावना प्रस्ताव है क्योंकि यूरोप हर साल लगभग 570 अरब डॉलर मूल्य का सामान अमेरिका भेजता है। अमेरिकी बाजार तक बेहतर पहुंच का अर्थ अधिक बिक्री और रोजगार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की योजना है कि चीन को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करके बीजिंग को अकेला छोड़ दिया जाए। यू की चुनौती यह है कि यह 27 अलग अलग प्राथमिकताओं वाले देशों का समूह है, एक एकल देश नहीं। जर्मनी चीन से टकराव लेने में संकोच कर रहा है। BMW और मर्सिडीज जैसे चीन के कार निर्माता हर 3 में से एक कार वहां बेचते हैं। अगर यूरोपीय संघ चीनी आयात पर सख्त होता है तो चीन पलटवार कर सकता है और जर्मन कंपनियों के लिए वहां काम करना मुश्किल बना सकता है। 2024 में चीन जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार था, जिसकी कीमत लगभग 100 अरब थी। अगर वह बाजार खो जाता है तो इससे नुकसान होगा। अनुमान लगाइए, प्रथम स्थान पर कौन था? सही पाया, अमेरिका। जर्मनी भी अमेरिका के प्रस्ताव में फायदा देख रहा है। फ्रांस अमेरिका का साथ देने को तैयार है क्योंकि उसे चीन का बढ़ता प्रभाव खतरा लगता है। यह विशेषकर फैशन और खाद्य उद्योगों में सत्य है, जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था का केंद्र हैं। छोटे यूरोपीय देश अमेरिका की ओर झुक रहे हैं। पोलैंड, लिथुआनिया और चेक गणराज्य चीन को एक आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। वे चीन रूस संबंधों को लेकर सतर्क हैं। विशेषकर यूक्रेन युद्ध के बाद से उन देशों के लिए अमेरिका के साथ जुड़ना समझदारी भरा है। यह उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा का एक उपाय है। परंतु सभी 27 यूरोपीय संघ देशों को एकमत कराना बिल्लियों को एक जगह जुटाने जैसा कठिन है। ब्रुसेल्स में व्यापार बैठकों में नेता लगातार कार्य योजना पर बहस करते रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका की नीति का पालन करते हुए चीन पर शुल्क लगाया जाए। बीजिंग से बातचीत जारी रखने का मकसद व्यापार युद्ध टालना है।
ईयू के व्यापार आयुक्त वॉल्डिस जेम्बोरोव्स्की संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ्स यूरोप पर अत्यधिक दबाव डाल रहे हैं। वे वैश्विक व्यापार को बदल रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया पर भी दबाव है। अप्रैल 2025 में दक्षिण कोरिया का चीन को निर्यात 10% गिरा, मुख्यतः अमेरिकी टैरिफ के कारण जो वैश्विक सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं। चीन में टोयोटा जैसे कार निर्माताओं की बिक्री धीमी हो रही है। ट्रंप की नीतियां सबको व्यापारिक संबंधों पर पुनर्विचार करने को विवश कर रही हैं। यूरोप के लिए यह चुनाव कठिन है, या तो अमेरिका का साथ दें और चीन को नाराज करें, या फिर तटस्थ रहें और अमेरिका से अधिक टैरिफ का सामना करें। चीन की स्थिति कमजोर हो रही है और यूरोप उसे अब एक साझेदार के बजाय एक समस्या मानने लगा है। तो जब बादल मंडरा रहे हैं, क्या चीन चुपचाप बैठा है? यूरोप द्वारा दरवाजा बंद करने के बाद शी जिनपिंग नए मित्र तलाशने निकले हैं। अप्रैल 2025 में शी जिनपिंग वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया से होकर गुजरे और व्यापार, राजनीति और बुनियादी ढांचे पर 100 से ज्यादा समझौते किए। ये सिर्फ हाथ मिलाने की बातें नहीं थीं। चीन यूरोप के सख्त रवैये के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टील तक अपने सामान के लिए बाजार सुनिश्चित करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। शी ने वियतनाम में व्यापार बढ़ाने हेतु रेल समझौतों पर दस्तखत किए। कंबोडिया में उन्होंने बीजिंग के साथ संबंध बढ़ाने के लिए नहरों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का समर्थन किया। मलेशिया को चीन की यूरोप के बाजार तक पहुंच बदलने की योजना के तहत बंदरगाहों और रेलवे के लिए नकद राशि का वादा मिला है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये देश सतर्क हैं। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ्स और दूसरी तरफ चीन के दबाव को संभाल रहे हैं। शी का आकर्षण अभियान हताशा को दर्शाता है, क्योंकि यूरोप की अस्वीकृति ने बीजिंग को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया है। यूरोप में नाकामी के बाद नए साझेदार शायद चीन के वादों पर विश्वास न करें। चीन की नई और पुरानी योजनाएं जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूरोप में नाकाम हो गई हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे टैरिफ का दबाव ही काफी नहीं था, चीन खुद भी अपनी हालत और खराब कर रहा है। बीजिंग पश्चिमी प्रभाव से निपटने हेतु प्रयास कर रहा है, परंतु इसके उपाय विपरीत प्रभाव दिखा रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकटॉक के जरिए पश्चिमी ब्रांड्स के साथ छेड़छाड़ की, जिससे उन्होंने यूरोप के साथ अपने रिश्ते और बिगाड़ लिए। यह उनकी हाल की सबसे शर्मनाक घटना है। लग्जरी ब्रांड्स जैसे चैनल, एस्टी लॉडर और लॉरियल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले एक्सेसरीज का निर्माण आपको चाहते हैं। आप कहते हैं कि आप उन बड़े लग्जरी ब्रांड्स जैसे लाफाइट एंड मैक के लिए सभी ब्यूटी एक्सेसरीज की सप्लायर हैं। शेमेरा, बॉबी ब्राउन और रोजवुड होटल। पिछले हफ्ते हमें भी लॉइस डेन से एक ही रंग में करीब 20,000 कंघों का ऑर्डर मिला। यहाँ हमारी पेंटिंग प्लेट है, ये हमारा एक वेयर हाउस है, ये हमारी मटेरियल एरिया है। हमने सारी एसीटेट बोर्ड यहाँ ऑर्डर की है। बताइए ये क्या है? ये पीवीसी या एक्रिलिक जैसा है एसीटेट मटेरियल। ये मटेरियल पर्यावरण के अनुकूल, अधिक टिकाऊ और पीवीसी या एक्रिलिक की तुलना में ज्यादा लचीला है। हमारी दुनिया में ये सबसे महंगा मटेरियल है। उदाहरण के लिए ये एक पीएस का है जिसकी कीमत 50 RMB है। हाँ, 50 RMB ही इसकी कीमत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकटॉक को लोगों की सोच को प्रभावित करने का एक माध्यम माना है। 2025 की शुरुआत में जब चीन और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा था, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकटॉक को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इसने यूरोप में लोकप्रिय लुलुलेमोन और लुई विटॉन जैसे पश्चिमी ब्रांड्स को निशाना बनाया। इसका उद्देश्य इन ब्रांड्स की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था, मानो वे कम वेतन और सांस्कृतिक अपमान में लिप्त हैं। इसका उद्देश्य यूरोपीय खरीदारों को इन ब्रांड्स को त्याग कर चीनी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह संदिग्ध लगता है ना? उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को भुगतान किया ताकि वे ब्रांड्स की निंदा वाले वीडियो पोस्ट कर सकें, और टिकटॉक के एल्गोरिदम ने उन वीडियो को लाखों तक पहुंचाया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बिचौलियों के जरिए पैसे भेजकर अपनी संलिप्तता छिपाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी भूमिका स्पष्ट थी। यूरोप इस बात को मानने को तैयार नहीं था, जिससे मामला उलझ गया। यूरोपीय संघ पहले से ही प्राइवेसी मुद्दों के कारण टिकटॉक पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब उन्हें इस अभियान के बारे में पता चला तो उन्होंने टिकटॉक पर यूजर डेटा चीन भेजने के लिए भारी जुर्माना लगाया, जो उनके प्राइवेसी कानूनों का उल्लंघन था। फिर उन्होंने जांच की कि क्या टिकटॉक का एल्गोरिदम चीनी प्रचार फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस हल्की सज्जा से यूरोप ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सोचा था कि वे कहानी को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने यूरोप को और कड़ी कार्रवाई के लिए प्रेरित कर दिया।
यूरोपीय खरीदार टिकटॉक वीडियो के झांसे में नहीं आए। कई लोगों ने इन झूठों को पकड़ लिया, विशेषकर जब लुलुलेमन ने कहा कि वे उन चीनी फैक्ट्रियों का उपयोग नहीं करते जिनका वीडियो में उल्लेख किया गया था। लुई विटॉन ने वीडियो में किए गए दावों से अपना विरोध जताया और कहा कि वे इनमें शामिल नहीं हैं। लोगों ने एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर टिकटॉक को चीनी प्रचार का उपकरण कहना शुरू कर दिया। इस अभियान ने टिकटॉक की साख को नुकसान पहुंचाया, ब्रांड्स को नहीं। यूरोपीय लोगों ने इसके उपयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पश्चिमी ब्रांड्स के खिलाफ खरीदारों को भड़काने की योजना विफल हुई, जिससे लोग उन कंपनियों के प्रति अधिक वफादार हो गए। यह गड़बड़ी सोशल मीडिया से शुरू होकर चीन की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही है। यूरोप पहले ही चीनी उत्पादों पर कम खर्च करने की कोशिश कर रहा था और टिकटॉक प्रकरण ने उन्हें ऐसा करने की और भी वजह दे दी। यूरोपीय कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्वी यूरोप में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, चीन को छोड़कर। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिमी ब्रांड्स को नुकसान पहुंचाते हुए अनजाने में अपने ही व्यवसायों को हानि पहुंचा दी। टिकटॉक अभियान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बड़ी भूल साबित हुआ। उन्होंने सोचा कि वे यूरोप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन इससे वे खुद को बस लोगों की सोच नियंत्रित करने वाले गुंडों जैसा दिखा रहे हैं। उन्होंने भरोसा, पैसा और प्रभाव सब गंवा दिया। अब यूरोप चीन के खिलाफ पहले से अधिक एकजुट है। यह नाकाम प्रयास विरोध को और मजबूत करने का एक क्लासिक उदाहरण है, जब आपकी योजना उल्टी पड़ जाती है। चीन के लिए यह एक अविस्मरणीय सबक है। हालांकि नाकाम सोशल मीडिया साजिश ही एकमात्र समस्या नहीं है। यूरोप को अपने पक्ष में करने के लिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बड़ी योजना भी बिखर गई है, और इटली की कहानी बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। 2013 में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। यह एक उज्जवल योजना थी जो अरबों डॉलर खर्च कर एशिया, अफ्रीका और यूरोप में परिवहन ढांचे का विकास करना चाहती थी। इसका प्रस्ताव सरल था। चीन नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फंड देगा ताकि व्यापार बढ़े और सभी लाभान्वित हों। चीन के लिए यह देशों पर प्रभाव जमाने, अपनी पकड़ मजबूत करने और अपने उत्पादों से बाजार भरने की योजना थी। यूरोप, जहां अमीर उपभोक्ता और रणनीतिक बंदरगाह हैं, कुछ समय के लिए चीन का मुख्य निशाना था। चीन का पैसा ग्रीस और सर्बिया जैसे देशों में जा रहा था, लेकिन अब यूरोप इसे नहीं खरीद रहा है। इटली द्वारा इस योजना को ठुकराना दिखाता है कि चीन ने कितनी बड़ी गलती की। 2019 में कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे इटली ने चीनी पैसे को जीवन रेखा मानकर चीन की पहल में शामिल होने का फैसला किया था। समझौते में जेनुआ और ट्राइएस्टे बंदरगाहों को अपग्रेड कर इटली को चीनी सामान के व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा किया गया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रोम पहुंचे, समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सफलताओं का दावा किया। यह बीजिंग के लिए एक बड़ी जीत थी, जो दर्शाती है कि उसकी योजना संदेह करने वाले पश्चिमी देशों को भी आकर्षित कर सकती है। लेकिन 2023 के अंत तक इटली ने दरवाजा बंद कर दिया और समझौते से बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि चीन के वादे एक जाल साबित हुए। इटली को अपेक्षित लाभ कभी नहीं मिले। इस समझौते ने इटली के निर्यात को बढ़ाने के बजाय चीनी उत्पादों को देश में भर दिया, जिससे स्थानीय कारोबार प्रभावित हुए। चीन के साथ इटली का व्यापार घाटा बढ़ा। बंदरगाह प्रोजेक्ट्स का इंतजार करते रहे जो शुरू नहीं हुए। चीनी कंपनियों को निर्माण करना था, लेकिन पैसा खत्म हो गया या कागजी कार्रवाई में अटक गया। इतालवी लोगों को लगा कि उन्हें एक ऐसे सपने में फंसाया गया जिसका लाभ सिर्फ चीन को मिला और उनके साथ धोखा हुआ। पीएम मेलोनी ने इसे गंभीर गलती बताया और कहा कि इटली को सिर्फ खोखले वादे मिले। उनकी सरकार ने नाराज मतदाताओं की सुनकर इटली की नौकरियों और गर्व की रक्षा के लिए इससे किनारा किया। इसके पीछे सिर्फ खराब सौदे ही नहीं थे, यह यूरोप के लिए एक चेतावनी थी। हंगरी और पुर्तगाल सहित अन्य देशों ने भी चीनी निवेश से अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की आशा में इसमें भाग लिया, लेकिन उन्हें भी वही समस्याएं झेलनी पड़ी। रुकी हुई परियोजनाएं, बढ़ता कर्ज और चीन के असली इरादों को लेकर चिंता। हंगरी की चीनी आर्ण समर्थित सर्बिया रेलवे परियोजना अनुमान से अधिक लागत के साथ एक घाटे वाला सौदा साबित हुई है। पूरे यूरोप में नेताओं ने इस पहल को उसके असली रूप में देखना शुरू कर दिया। यह चीन के लिए अपने सामान को आगे बढ़ाने और नियंत्रण हासिल करने का तरीका था, साझेदारी नहीं। इटली, एक महत्वपूर्ण पश्चिमी देश, को खोने से चीन को भारी नुकसान हुआ है। यह बीजिंग के लिए अपनी पहल को वैश्विक सफलता के रूप में प्रस्तुत करना कठिन बना देता है। यह दर्शाता है कि यूरोप अब चीन के दावों पर विश्वास नहीं करता। चीन की छवि अब सिर्फ बड़े वादे करने वाले देश की रह गई है। इटली का यह कदम यूरोप की योजना में फिट बैठता है, जिसमें वह अपने बाजारों की सुरक्षा और बीजिंग की आर्थिक चालों का सामना करना चाहता है। चीन के वैश्विक व्यापार के दबदबे के सपने में यह एक और दरार है। यूरोप स्पष्ट कर रहा है कि वे इसमें उसका साथ नहीं देंगे। यूरोप चीन की तकनीकी चालों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है, जो हुआवे जैसी कंपनियों से शुरू हो रहा है। यह सिर्फ व्यापार या नाकाम परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। चीन तकनीकी क्षेत्र में भी गलत तरीके से हलचल मचा रहा है।
हुआवे और शाओमी यूरोप में बड़ी चीनी टेक कंपनियां हैं। 2024 तक हुआवे के पास यू टेलीकॉम उपकरण बाजार का 20% हिस्सा होगा। यूरोपीय सरकारों को चिंता है कि चीनी तकनीक का दुरुपयोग जासूसी या महत्वपूर्ण सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। ये डर नए नहीं हैं, लेकिन अब तेज हो रहे हैं। 2025 में जर्मनी और फ्रांस अपनी 5G नेटवर्क में हुआवे की भूमिका की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें कंपनी पर पूरी तरह प्रतिबंध की मांग है। रिपोर्टों के अनुसार चीनी टेक कंपनियां बीजिंग के साथ डेटा शेयर कर रही हैं, जिससे यूरोप के प्राइवेसी कानूनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। चीन की प्रतिक्रिया से चिंताएं दूर होने के बजाय और बढ़ रही हैं। बीजिंग अपने सख्त रुख पर अड्डा हुआ है। यूरोप चीन पर अपनी कंपनियों को अनुचित निशाना बनाने और यूरोपीय कंपनियों की चीन के बाजार तक सीमित पहुंच की धमकी देने का आरोप लगा रहा है। 2025 की शुरुआत में चीन ने वोल्क्सवैगन जैसी यूरोपीय कार कंपनियों के लिए कड़े नियम लागू करने का संकेत दिया। वोल्क्सवैगन अपनी वैश्विक बिक्री का 40% चीन पर निर्भर करता है, जो बहुत बुरा है। यह कार्रवाई यूरोपीय नेताओं को चीन पर भरोसा करने से पहले पुनर्विचार करने को विवश कर रही है। अगर बीजिंग यूरोप को अपने हितों की रक्षा हेतु दंडित करने को तत्पर है, तो यह कैसा साझेदार है? जवाब अब स्पष्ट होता जा रहा है, जिस पर यूरोप का भरोसा नहीं है। एक और क्षेत्र जहां चीन वाकई लड़खड़ा रहा है, वह है यूरोप के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति उसका रवैया। चीन द्वारा एक संभावित बाजार के गलत आकलन ने यूरोप में एक नई पहल को जन्म दिया। यूरोप जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार है और उसका लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 55% की कमी करना है। इसका मतलब है बहुत सारे सोलर पैनल, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक कारें बनाना। चीन ने इसे दबदबा बनाने का मौका समझा। वह पहले से ही दुनिया के 85% सोलर पैनल और 60% पवन टरबाइन के पुर्जे बनाता है। 2024 में चीनी कंपनियों जिंको सोलर और लोंगी ने यूरोप को $10 बिलियन के सोलर उपकरण निर्यात किए। इस बड़े कदम ने स्थानीय उत्पादकों को 30% तक का नुकसान पहुंचाया। चीन के लिए यह जीत सी लग रही है, परंतु अब यह एक समस्या बन रहा है। यूरोप एक निर्भरता यानी रूसी गैस को दूसरी निर्भरता यानी चीनी ग्रीन टेक्नोलॉजी से बदलना नहीं चाहता, और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे ईयू के पहिए घूमने लगे। मई 2025 में चीनी सोलर पैनल पर 25% और विंड टरबाइन पार्ट्स पर 20% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया। ये टैक्स यूरोपीय कंपनियों जैसे जर्मनी की सीमेंस गेमेसा को प्रतिस्पर्धा का अवसर देने हेतु बनाए गए हैं। इनके बिना यूरोप की ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री शुरुआत में ही विफल हो सकती है। उदाहरण के लिए स्पेन में एक सोलर फैक्ट्री 2024 में बंद हो गई क्योंकि वह चीनी कीमतों से मुकाबला नहीं कर सकी। इसका मतलब था 300 नौकरियों का नुकसान और यूरोप की जलवायु योजनाओं के लिए एक पिछलग्गू। ईयू के टैरिफ पैसों से कहीं अधिक मायने रखते हैं। ये यूरोप द्वारा चीन पर निर्भरता के बिना अपना भविष्य स्वयं बनाने के बारे में है। चीन की प्रतिक्रिया अन्य मामलों की तरह स्थिति को बिगाड़ रही है। बातचीत करने के बजाय बीजिंग यूरोप की दुर्लभ पृथ्वी खनिजों तक पहुंच को सीमित करने की धमकी दे रहा है। ये खनिज बैटरियां और टरबाइन बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। चीन इन खनिजों की वैश्विक आपूर्ति का 90% नियंत्रित करता है, जो एक बड़ा खतरा है। 2025 की शुरुआत में चीन ने यूरोप को दुर्लभ खनिजों का निर्यात 10% कम कर दिया, कहते हुए कि उसे ये अपने उद्योगों के लिए चाहिए। यह कदम उल्टा पड़ गया। यूरोप खुद के खनिज भंडार के विकास में $2 अरब का निवेश कर रहा है। यह पुर्तगाल में लिथियम खदानें और स्वीडन में रिसाइकलिंग कार्यक्रम विकसित कर रहा है। यह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी समझौते कर रहा है ताकि ये खनिज कहीं और से प्राप्त किए जा सकें। चीन की दबाव नीतियों से यूरोप नए साझेदार ढूंढने पर मजबूर है, जो बीजिंग के लिए अस्वीकार्य है। यूरोप चीनी निवेशों पर नियमों को सख्त कर रहा है। चीनी कंपनियां पहले यूरोप में बंदरगाहों से लेकर टेक कंपनियों तक के व्यवसायों को बिना किसी खास विरोध के खरीद लेती थीं। अब ऐसा नहीं है। 2025 में यूरोपीय संघ ने विदेशी खरीदारों की सुरक्षा जांच नियमों को कड़ा किया ताकि पता लगाया जा सके कि वे खतरा तो नहीं है। पहले भी कई चीनी सौदे रुक चुके हैं। उदाहरण के लिए जर्मन सरकार ने डॉर्टमुंड स्थित चिप निर्माता एल्मोस को अपनी उत्पादन सुविधा एक चीनी कंपनी को बेचने से रोका। अधिकारियों का कहना है कि यह अधिग्रहण जर्मनी की सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के लिए खतरा है। ERS इलेक्ट्रॉनिक, एक बवेरियन सेमीकंडक्टर कंपनी जो थर्मल वेफर टेस्टिंग में माहिर है, से जुड़े एक और सौदे को रोका गया था। जर्मन सरकार ने एक और चीनी अधिग्रहण रोकने की पुष्टि की, लेकिन विवरण साझा नहीं किए।
संदेश साफ है, यूरोप अपने महत्वपूर्ण उद्योगों पर चीन को कब्जा नहीं करने दे रहा है। अमेरिका के साथ करीबी संबंध एक बड़ा कदम है। ट्रंप का टैरिफ समझौता, जिसमें चीनी सामानों पर रोक लगाने वाले देशों को अमेरिकी टैरिफ में छूट मिलती है, लोकप्रिय हो रहा है। अप्रैल 2025 में यूरोपीय संघ और अमेरिका ने चीन पर निर्भरता कम करने हेतु नए व्यापार समझौतों पर वार्ता आरंभ की। इसमें सेमीकंडक्टर्स पर संयुक्त परियोजनाएं शामिल हैं, जहां चीन आपूर्ति श्रृंखला का 60% नियंत्रित करता है। अमेरिका और यूरोपीय संघ चीन को बाहर रखते हुए अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करना चाहते हैं। यूरोप के लिए यह ट्रंप के प्रभाव से बचते हुए अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने का एक तरीका है। यह एक व्यावहारिक कदम है, लेकिन बीजिंग के लिए बुरी खबर है। ये बदलाव चीन की वैश्विक स्थिति को बदल रहे हैं। यूरोप के पीछे हटने के साथ चीन एक ऐसे बाजार तक पहुंच खो रहा है जो हर साल उसकी 600 अरब डॉलर की वस्तुएं खरीदता है। यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक बदलाव है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही धीमी हो रही है। 2024 में विकास दर 4.5% है, जो ऐतिहासिक औसत से कम है। यूरोप का विश्वास खोना चीन के लिए फैक्ट्रियों को चालू रखने और लोगों को नौकरी देने की क्षमता को प्रभावित करता है। यूरोप, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में नए साझेदार तलाश रहा है ताकि अपनी कमी दूर कर सके। उदाहरणार्थ, 2025 में भारत ने यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौता किया, जिसमें उसने प्रतिस्पर्धी दरों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े देने का वादा किया। यह दिखाता है कि यूरोप आगे बढ़ रहा है और चीन वे पीछे छूट रहे हैं। चीन के लिए दांव बहुत बड़े हैं और यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। बीजिंग का वैश्विक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखा जाए, लेकिन यूरोप के दूर होने के साथ वह छवि बिखर रही है। अन्य देश भी अब चीन के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी चीनी निवेशों का विरोध कर रहा है। यूरोप की तरह ही सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अफ्रीका में भी, जहां चीन ने अरबों रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए हैं, कुछ देश अब इस कर्ज की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। चीन के वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के सपने को यूरोप की अस्वीकृति का झटका लगा है। तो अब स्थिति क्या है? यूरोप का चीन के खिलाफ होना बड़ी उम्मीदों के टूटने की कहानी है। चीन ने यूं को अपने पक्ष में करने की योजनाएं बनाई जब दोनों पक्षों ने साथ मिलकर पैसा कमाने का मौका देखा था, परंतु चीन के सस्ते सामानों, सांस्कृतिक गलतियों और आक्रामक रणनीतियों ने माहौल बदल दिया है। नौकरियों, उद्योगों और सुरक्षा को लेकर चिंतित यू इसका विरोध कर रहा है। अमेरिका के साथ बदलते रिश्तों में टैरिफ, निवेश नियम और नए गठबंधन शामिल हैं। इसका चीन पर ठोस असर पड़ रहा है। कमजोर अर्थव्यवस्था, कम मित्र और कठिन भविष्य, यह सिर्फ यूरोप और चीन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। व्यापार देशों को जोड़ता है। जब ईयू जैसा बड़ा खिलाड़ी अपना रास्ता बदलता है तो सभी प्रभावित होते हैं। चीन को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ रही है और यूरोप की प्रतिक्रिया वैश्विक व्यापार के लिए नया माहौल बना रही है। सौदों और बाजारों के दिन खत्म हो रहे हैं। सतर्कता और प्रतिस्पर्धा ने उनकी जगह ले ली है। बीजिंग के लिए सबक स्पष्ट है। धमकियों से सफलता नहीं मिलती। यूरोप अपने रुख पर अड्डा है और चीन को यह सबक कठिन तरीके से सीखना पड़ रहा है।